नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों का नया शेड्यूल जारी। 24 और 28 जुलाई को पड़ेंगे वोट, 31 जुलाई को आएगा रिजल्ट। उत्तराखंड भाजपा के नए बॉस को लेकर हलचल तेज। रेस में चल रहे कई नाम। बड़ा सवाल, महेंद्र भट्ट करेंगे वापसी या नए चेहरे को मिलेगी पार्टी की कमान। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के शंखनाद के साथ ही चढ़ने लगा सियासी पारा। राजनीतिक दलों के लिए पंचायत चुनाव बना खास। 2027 की बिसात भी लगी बिछने। और प्रदेश में अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। देहरादून समेत 6 जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड में नए सिरे से पंचायत चुनावों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने नया शेड्यूल जारी किया है। पहले की तरह ही प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, सिर्फ तारीखों में बदलाव किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। नए सिरे से जारी हुआ पंचायत चुनाव का शेड्यूल। प्रदेश में 2 चरणों में होगा मतदान। राजनीतिक दलों में हलचल तेज। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नए सिरे से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा, दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा और मतगणना 31 जुलाई को होगी। नामांकन की प्रक्रिया 2 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगी। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नाम वापसी की तारीख तय की गई है। पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 14 जुलाई को किया जाएगा। दूसरे चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 जुलाई को किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के तहत 89 विकास खंड और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश के 12 जिलों में 66,418 पदों पर चुनाव होने हैं। प्रदेश भर में 8,276 मतदान केंद्र जबकि 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में 47 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक हलचल भी काफी तेज हो चली है। चुनाव व्यवस्थित हो, प्रशासन निकाय इसमें सक्रिय रहे, इसकी चिंता करना भी सरकार का काम होता है। अगर एक ही चरण में होता है तो कांग्रेस का दूसरा आरोप होता है। अब 2 चरण में है तो वो कह रहे 2 में क्यों करा रहे हैं। अच्छा होता कांग्रेस के लोगों को थोड़ा और अच्छी डिमांड करनी चाहिए कि 3 चरण में होता तो और अच्छा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस चाहे पहला चरण हो चाहे 2 चरण हो, कांग्रेस पर न समय है, ना उन पर प्रत्याशी हैं और ना उन पर कार्यकर्ता हैं। इसलिए इस प्रकार का हार से पहले के बयान के रूप में इसको मैं देखता हूँ। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। देखिए, चुनाव क्योंकि हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उस स्टे को वकेट करके और चुनाव का कार्यक्रम अब घोषित हो गया है। तो कार्यक्रम जो घोषित हुआ है 2 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया और उसके बाद जो नामांकन के बाद पर्चा जांच, फिर उसके बाद नाम वापसी और उसके बाद फिर चुनाव। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव तो होना ही था, लेकिन राज्य की जो निर्वाचन एजेंसी है, राज्य निर्वाचन आयोग, उससे मैं कहना चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी अगर पक्षपात करने की कोशिश पीठासीन अधिकारियों ने या राज्य निर्वाचन आयोग ने करा तो इस बार कांग्रेस पूरी लड़ाई के मूड में है। हम बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ने को तैयार। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दलों में काफी हलचल तेज हो चली है। पार्टियां अब अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार की रणनीति तय करेंगी और चुनावी रण में उतरकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर चर्चा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिसंबर 2028 से पहले जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य जून 2029 रखा गया था। ऐसे में सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि 6 महीने पहले ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी जो तय समय सीमा है उससे 6 माह पहले उसका काम पूरा हो जाए। वहीं संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय संगठन ने उत्तराखंड में चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी है। इसको लेकर चुनाव प्रभारी खजान दास ने बताया कि 1 जुलाई तक प्रदेश का संगठनात्मक ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। जुलाई की शुरुआत में ही उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। देखिए, रेस का पता आपको परसों चल जाएगा कि कौन कौन रेस में है। और ये भारतीय जनता पार्टी अपने रीति और नीति के तहत जो पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी के नॉर्म्स हैं, और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसी के निमित्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के लिए 2027 के लिहाज से सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं। ये चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों के दलों की ताकत और जनाधार का आंकलन करने का अवसर है, क्योंकि उत्तराखंड की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं और अभी से जीत के दावे किए जा रहे हैं। मगर खास बात यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चाएं यही है कि जो भी इस चुनाव में बाजी मारेगा, 27 में जीत का ताज उसी दल के सिर सजेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव ग्रामीण मतदाताओं की नब्ज टटोलने का मौका देता है, जो विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की खास रणनीति रहने वाली है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो सत्तारूढ़ भाजपा पंचायत चुनाव में अपनी सरकार की योजनाएं जैसे ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के कार्यों को भुनाने की कोशिश में जुटी है। पार्टी पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय है और स्थानीय नेताओं को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पंचायत चुनाव में सरकार की खामियां जैसे बेरोजगारी और महंगाई को उजागर करने के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही पार्टी ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए स्थानीय मुद्दों पर भी जोर देगी। अपनी अपनी मजबूत रणनीति के साथ साथ राजनीतिक दल अब जीत के दावे कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि सेमीफाइनल भी कांग्रेस जीतेगी और फाइनल भी बीजेपी को हराने वाली है। वो कुछ भी मान रहे हो, मगर एक बात निश्चित है कि वो फाइनल में हारने जा रहे हैं। 2027 में वो हारने जा रहे हैं। ये क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, प्री फाइनल है, जो भी वो शब्दावली ढूंढे, मगर एक बात बिल्कुल साफ है, इस बार हम 2027 में उनको हराएंगे। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की इस बयान पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत ना तो सेमीफाइनल जीत रहे हैं और ना ही फाइनल जीतेंगे। देखिए, हरीश रावत जी ना तो सेमीफाइनल जीत रहे हैं, ना वो क्वार्टर फाइनल जीते थे, और ना वो भविष्य का जो इसको वो फाइनल कह रहे हैं वो जीतने वाले हैं। हरीश रावत जी अनेकों प्रकार के बयान कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि साहब मैंने पिछला चुनाव लड़के गलती कर दी है, लेकिन आज भी हरीश रावत जी को तो बयान देने तो बयान दे नहीं रहे। और मैं अपेक्षा करूंगा कि बहुत जल्दी हरीश रावत जी बयान दें कि मैं अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं। पंचायत चुनाव उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने का अहम मौका दे सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर नेतृत्व को उभारते हैं, जो बाद में विधानसभा चुनाव के दौरान दलों के लिए प्रचारक और रणनीतिकार बनते हैं। ऐसे में जरूरत है एक मजबूत रणनीति को धरातल पर उतारने की, ताकि 2027 के लिए अभी से एक मजबूत स्थिति बनाई जा सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
वहीं उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में कूड़ा फेंकने वालों की अब खैर नहीं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जो लोग जंगलों में कूड़ा फेंकते हैं अब उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाल ही में वन विभाग के ट्रैप कैमरों से खुलासा हुआ है कि जंगलों में रहने वाले वन्य जीव आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह जंगलों में डाले जाने वाला कूड़ा माना जा रहा है। कूड़े में खाने की तलाश में ये वन्य जीव जंगली इलाकों से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। मेरे भी आया है, मैंने कल तत्काल ही डायरेक्टर्स को भी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी मैंने डायरेक्ट कर दिया कि तत्काल इस पर देखें क्या है मामला और इस मामले का स्थायी समाधान निकालें ताकि इसका वाइल्ड लाइफ की सेहत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 2 शादियां करना और उसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लेना काफी भारी पड़ गया। बीजेपी ने सुरेश राठौर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल हाल ही में सुरेश राठौर अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चाओं में आ गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर 2 शादियां करके ऐसे फंसे कि अब पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। दरअसल ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पहली पत्नी और परिवार होते हुए एक दूसरी महिला से विवाह को लेकर विवादों में घिरे थे। सुरेश राठौर पर दूसरी शादी कर बीजेपी सरकार में बने यूसीसी का उपहास करने का भी आरोप लगा। विपक्ष ने भी इसे लेकर बीजेपी को जमकर घेरने की कोशिश की, जिसके बाद पार्टी ने इसे अमर्यादित आचरण मानकर उनके इस मामले को लेकर पार्टी की छवि धूमिल करने वाला मामला समझा। उनकी इस सार्वजनिक गतिविधियों को अनुशासनहीनता के दायरे में मानते हुए नोटिस जारी किया। मंगलवार को सुरेश राठौर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई और मर्यादा व सामाजिक आचरण का उल्लंघन करने के चलते उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शुचिता के आधार पर राजनीति करने वाला राजनीतिक दल है और निश्चित रूप से हमारे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं सबसे ये अपेक्षा रहती है कि समाज में उनके प्रति लोगों का भाव आदर का होना चाहिए, उनका आचरण अमर्यादित न हो। ये लगातार उन पर मॉनिटरिंग की जाती है और ये हमारी विचारधारा में भी है और ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। इसलिए जो आज का कार्य किया गया है वो समाज में जो हमारे अमर्यादित आचरण सुरेश राठौर जी ने किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसलिए इस तरह के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं। पार्टी ने अपने इस फैसले से साफ कर दिया है कि भाजपा में अनुशासनहीनता और अमर्यादित व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी का ये फैसला एक उदाहरण के तौर पर भी देखा जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देहरादून में ऑयल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग देशों से आए ऑयल सेक्टर के अधिकारियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से लेकर किसानों की खेती तक ईंधन की आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण है। कच्चे तेल का उत्पादन 70%, गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ओएनजीसी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में दुनिया में हमारी बड़ी भागीदारी है। उज्ज्वला गैस योजना ने देश में क्रांति लाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर प्राकृतिक गैस और ऑयल के क्षेत्र में हमारे देश ने अनेक अनुसंधान के काम, अनेक रणनीतिक साझेदारियां दुनिया के देशों के साथ की है और ऑयल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम ओएनजीसी के माध्यम से भी हो रहा है। और आज ये ऑयल मीट यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से इस मीट के होने के बाद और हमारे देश के उत्पादन के क्षेत्र में, तेल और गैस के अनुसंधान के क्षेत्र में और प्रगति होगी, नवाचार बढ़ेंगे और इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी तीनों का बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए हम इसमें भी एक वैश्विक शक्ति की ओर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। वहीं नैनीताल के कालाडूंगी थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि कोटाबाग पुलिस चौकी क्षेत्र में एक सिपाही ने बीजेपी नेता विशन नागरकोटी के बेटे को थप्पड़ जड़ दिया है, जिसे लेकर वो काफी आहत हुए और बीजेपी नेता के बेटे ने खुदकुशी कर ली। युवक की खुदकुशी के बाद परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के सामने हंगामा किया। मौके पर बीजेपी विधायक बंसीधर भगत भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आपको बता दें कि
नाराज लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह की माने तो देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी। ऐसे में इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के लिए बात कही है। तो आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहाँ तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है, और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। रुद्रप्रयाग बस हादसे के 2 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घोलतीर हादसे में लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। शनिवार को सर्च अभियान के दौरान श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के चौरास डैम क्षेत्र से एक और शव बरामद किया है, जबकि 7 लोगों की तलाश के लिए 15 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मौके पर खुद आला अफसर डटे हुए हैं और अपनों की खोज के लिए उत्तराखंड आ रहे परिजन प्रशासन से पूरी सहायता उनको मिल रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, और जिस दिन ये हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से लगातार हम लोग इसमें रेस्क्यू कर रहे हैं। आज एक डेड बॉडी हमें जो है डैम साइड में मिली है, तो हमें एक अंदेशा था कि हो सकता है कि अन्य जो 7 और बॉडियाँ हैं हो सकता है कि यहाँ मिल जाएँ। आज हमने जनपद पौड़ी से जो श्रीनगर की हमारी टीम है जल पुलिस की और SDRF की, उसको लेकर के, और जो हमारे 5 टीम पहले से काम कर रही थी उसको हमने जो ले करके वहाँ से ले करके और यहाँ तक हमने उसको आज किया है। और फिर उनके जो परिजन थे वो भी आज हमारे साथ में हैं। जो बस की कैजुअलिटी हुई परसों, उसमें हमारे परिवार के 18 मेंबर, जिसमें 4 तो ऋषिकेश एम्स में एडमिट है जो ज़्यादा इंजर्ड है, और अभी तक 5 बॉडी हमें मिली है। 3 जो कम इंजर्ड थे हमने उनको उदयपुर शिफ्ट कर लिया है। आज हम रियली सेटिस्फाइड हैं। हमने जो देखा है 3 थानों की टीम लगी हुई है, SDM मैम खुद हमारे साथ है, कलेक्टर साहब, तीनों थाने के CI साहब सारे साथ हैं, और फुल सपोर्टिव है NDRF, SDRF। वहीं 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने हरिद्वार से नारसन तक कावड़ पटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कावड़ यात्रा के समय सभी मार्गों पर पुलिस पिकेट तैनात रहेगी। वहीं कावड़ पटरी से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए। कांवड़ पटरी का निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो कांवड़ यात्रीगणों को किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, उसको देखते हुए जो महत्वपूर्ण इनके जहाँ पर ये लोग रुकते हैं ऐसे स्थानों को चिन्हित करके, जहाँ पर इनके सैनिटेशन के जो अरेंजमेंट्स हैं, इनकी जो जलपान की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसे शिविरों को चिन्हित करके वहाँ पर सुविधाओं को देखा जा रहा है। साथ में किसी प्रकार से कोई इनको कांवड़ लाने ले जाने पहले की कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उसको सुचारू रूप से चलाना, उसको देखा गया है। वहीं रुड़की में अधिवक्ताओं का धरना शनिवार को खत्म हो चला है। आपको बता दें कि तहसीलदार अनिल गुप्ता ने धरना स्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं से अपने व्यवहार को लेकर माफी मांगी। दरअसल शुक्रवार को BDC की बैठक के दौरान अधिवक्ताओं और तहसीलदार के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद अधिवक्ता तहसील के बाहर धरना दे रहे थे। वो धरना इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि कल तो नायब साहब यहाँ थे नहीं, तहसीलदार साहब आए थे, हमने उनको ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल जो है ODM साहब को उन्होंने भेज दिया था, नायब साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ निस्तारण हो जाएगा। आज नायब साहब आए और हमारे धरना स्थल पर ही आए
तहसीलदार साहब भी आए, नायब साहब भी आए और हमारे समक्ष ऐसे जैसे हम बैठे थे नीचे दरी पे ऐसे ही बैठे और उन्होंने जो है अपने शब्द वापस लिए नायब तहसीलदार साहब ने और क्षमा याचना की सभी के सामने हाथ जोड़कर, तो हम लोग उन्हें माफ कर देंगे, अपना धरना समाप्त कर दिया। उधर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने नकली दवाओं के सौदागर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि 1 जून को प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के ब्रांड के नाम से नकली दवाई तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था और उस दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी फरार था, जिसे शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिलाकोई में, जिसमें कि एक व्यक्ति संतोष कुमार अरेस्ट हुआ था, जिसकी कस्टडी से जो फेमस और कॉमन मेडिसिन हैं बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, उनके आउटर बॉक्स और QR कोड फर्जी जो बनाए जा रहे थे वहाँ पे, वो बरामद हुए थे। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये केस एसटीएफ को ट्रांसफ़र किया गया और इसमें दौरान विवेचना जो इसका मास्टरमाइंड है मेन, जो अक्षय नाम आ रहा था, उसको राजस्थान से अरेस्ट किया गया है और वास्तव में इसका नाम नवीन बंसल है, जो कि यहाँ पर आउटर बॉक्स और QR कोड प्रिंट कराता था और उसके बाद उसमें नकली दवाइयाँ पैक करके स्टॉकिस्ट के माध्यम से मार्केट में सप्लाई करता था। वहीं अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के बाद भी शहर के हालात नहीं बदले। आलम यह है कि नगर के पार्षद ने अपने वार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नगर प्रमुख को ज्ञापन सौंपा है। नगर पार्षदों ने बताया कि वार्ड में सड़कें खस्ताहाल है, नालियां टूटी हुई है और आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं नगर प्रमुख ने समस्याओं के समाधान का जल्द आश्वासन दिया है। कहा है जिसमें ये पता चला है कि सरकार द्वारा अब नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को सब टेंडर प्रक्रिया सौंप दी है और वो जल्द से, हमने उनसे निवेदन किया कि जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए। जब तक टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक कोई वैकल्पिक मार्ग, कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन बंदरों से बचने के लिए, जिनसे हमारे नगर के लोग बच सके, क्योंकि हर दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि बंदर लोगों को काट रहे हैं, चलना मुश्किल हो गया है रास्तों में। यहाँ पर कोई है तो इसमें हम लोगों ने भी इस बारे में सोचा है कि इस तरीके से पूरे 40 के 40 वार्डों में एक छोटी व्यवस्था के तहत इसकी हम शुरुआत करेंगे और जैसे हमारी सारी चीज़ की हमारी व्यवस्थाएं तैयार होंगी तो हम इसका बहुत जल्दी बंदर पकड़ने का क्रम शुरू करेंगे। वहीं रुड़की में भी कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 6 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि गिरोह काफी लंबे समय से इस काम को अंजाम दे रहा था। उनके मुताबिक गिरोह के 3 सदस्य अभी भी फरार है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 27 जून को सीआईए यूनिट प्रभारी और इसकी टीम के द्वारा थाना कोतवाली पुलिस की मदद से एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नकली नोट चलाने वाले, नकली नोट बना के इसको बेचने वाले, आगे इसको खपाने के नियत से इन लोगों के द्वारा, एक गिरोह के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें इनसे करीब 6 लाख रुपए नकली नोट मिले हैं, जो 500-500 की गड्डी के रूप में है। इसमें हमें यह भी जानकारी मिली कि इनके द्वारा पूर्व में इस तरीके की घटनाएं पहले भी की गई हैं और इस चेन में अभी 3 से 4 अभियुक्त और हैं जो भी फरार चल रहे हैं। जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों का नया शेड्यूल जारी। 24 और 28 जुलाई को पड़ेंगे वोट, 31 जुलाई को आएगा रिजल्ट। उत्तराखंड भाजपा के नए बॉस को लेकर हलचल तेज। रेस में चल रहे कई नाम। बड़ा सवाल, महेंद्र भट्ट करेंगे वापसी या नए चेहरे को मिलेगी पार्टी की कमान। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के शंखनाद के साथ ही चढ़ने लगा सियासी पारा। राजनीतिक दलों के लिए पंचायत चुनाव बना खास। 2027 की बिसात भी लगी बिछने। और प्रदेश में अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। देहरादून समेत 6 जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील।